नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में जब से 2 मुख्यमंत्री बने हैं, जय कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, तब से लगातार उनकी तुलना हो रही है और कहीं न कहीं ये नज़र आ रहा है कि दोनों के अंदर अंतर किया जा रहा है, पार्टी के स्तर पर भी, नेताओं के स्तर पर भी और शायद प्रशासन के स्तर पर भी दोनों में फ़र्क किया जा रहा है। दोनों में बार-बार तुलना की जा रही है कि किसे ज़्यादा वेटेज मिल रहा है, किसे कम तवज्जो मिल रही है। यदि आप थोड़ा-सा इससे बाहर निकल के ये सोचें कि यदि दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं होते, तो क्या इस तरह की तुलना बनती है? तब किस तरह से तुलना की जाती? ये देश का एक पॉलिटिकल सिस्टम है और शायद आरक्षण व्यवस्था है जिसके कारण से आज 2 अलग-अलग शख्सियतों की तुलना की जा रही है और दिया कुमारी के साथ में प्रेमचंद बैरवा की तुलना की जा रही है। यदि आप उप मुख्यमंत्री का पद हटा दें और तब आप सोचें कि क्या तुलना हो सकती थी? कहाँ दिया कुमारी है और कहाँ प्रेमचंद बैरवा है? कितना अंतर है दोनों के अंदर सामाजिक पृष्ठभूमि में, संपत्ति के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, हैसियत के स्तर पर। दिया कुमारी राजकुमारी हैं, जयपुर के राज परिवार की राजकुमारी हैं। उनका एक बड़ा प्रोफाइल है। उनके पिता ब्रिगेडियर भवानी सिंह जानी-मानी शख्सियत रहे हैं। 1965 की लड़ाई के अंदर उनका योगदान रहा है। जयपुर के पूर्व महाराजा मानसिंह द्वितीय की वो पोती हैं। उनका बड़ा योगदान रहा है जयपुर के अंदर। तो एक बड़ी प्रोफाइल दिया कुमारी की उसके मुकाबले डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा क्या अगर किसी दूसरे व्यक्ति की भी बात करें, तो भी शायद वो तुलना फिट नहीं बैठती है। दिया कुमारी अगर राजा हैं, तो प्रेमचंद बैरवा प्रजा कहे जा सकते हैं, जो पूर्व राजशाही सिस्टम रहा है उसके अंदर। इसके अलावा अगर बात करें संपत्ति के स्तर पर, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर आज भी है। दिया कुमारी जहाँ करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की मालिक हैं, प्रेमचंद बैरवा उनके सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। हमने दोनों के जो एफिडेविट चुनाव के समय दिए हैं, अगर उन्हीं को देखा जाए, तो दिया कुमारी की 1 साल की जो इनकम है, 2022-23 की जो इनकम उन्होंने बताई है, वो 2,88,31,000 रुपए है और प्रेमचंद बैरवा की पति और पत्नी दोनों की इनकम मिलाकर सिर्फ 21,53,000 रुपए बैठती है। तो इससे अंतर समझा जा सकता है। अगर संपत्ति की बात की जाए, तो दिया कुमारी के पास बैंक में जो डिपॉजिट है, वही करीब 2,90,84,560 रुपए है और प्रेमचंद बैरवा की अगर संपत्ति की बात की जाए, तो उनके पास जो कुल संपत्ति है, जेवरात समेत मिलाकर जो बैंक में है, 38,54,000 रुपए की संपत्ति उनके पास है, पति-पत्नी दोनों की मिलाकर, जिसमें भी 15.5 लाख रुपए की गाड़ियां हैं। यदि कृषि भूमि, दूसरी अचल संपत्ति सब मिला के भी बात की जाए, तो प्रेमचंद बैरवा के पास 4,45,00,000 रुपए की लगभग संपत्ति है और 98 लाख रुपए का उसमें कर्ज भी उन्होंने बता रखा है। दिया कुमारी के पास जो संपत्ति है उसके अंदर उनके पास शेयर ही करीब 68 लाख रुपए के हैं और इस तरह यूनिट और म्यूचुअल फंड मिलाकर अगर बात की जाए, तो 15,52,00,000 रुपए से ज्यादा की उनके पास ये से संपत्ति है। सेविंग उनके पास निल है। जेवरात उनके पास 75 लाख रुपए से ज्यादा के हैं और कुल संपत्ति जो है उनके पास 19,19,87,000 रुपए की संपत्ति है। तो जमीन आसमान का अंतर दोनों की संपत्ति में है। शिक्षा की बात की जाए, तो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए हैं और दिया कुमारी भी कभी जयपुर में स्कूलिंग उन्होंने की है, लेकिन जो एफिडेविट में डिप्लोमा बताया है, फाइन आर्ट डेकोरेटिव पेंटिंग का डिप्लोमा, वो उन्होंने लंदन से किया है। इतना अंतर दोनों में है और एक बड़ा अंतर जो जाति का है, जिसके कारण दोनों आज उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे, क्योंकि दिया कुमारी राजपूत समाज से आती हैं और प्रेमचंद बैरवा दलित हैं, एससी की रिजर्व सीट से दूदू से जीते हैं, इसलिए वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। भाजपा ने जातिगत समीकरण के तहत दोनों को मुख्यमंत्री बनाया है। भाजपा का कोर वोटर है राजपूत समाज, उसे भी तवज्जो देनी थी और दलितों के भी अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं, सीटें जीती है। तो
प्रेमचंद बेरुआ को भी लाया गया। यानी दोनों में इतना लंबा अंतर था, लेकिन वो एक पॉइंट पर आकर साथ में खड़े हैं। वो स्थिति है राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनना, और शायद इसीलिए उनकी तुलना की जा रही है। यही एक बिंदु है जहां पर आकर वो समान हो जाते हैं। आगे क्या होगा? क्या सिर्फ पद मिल जाने से प्रेमचंद बेरुआ की वो हैसियत बन जाती है या नहीं बनती है? ये तुलना लगातार चलती रहेगी। हम बात करेंगे इस मामले के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रहे प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी से। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। और पहले गुप्ता जी का परिचय मैं करा देता हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी के हेड रहे हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के, अब रिटायर हो गए हैं, और इंडियन सोशल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। लगातार सक्रिय रहते हैं, सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं। राजस्थान के समाज की जाति संरचना की भी उन्हें काफी अच्छी जानकारी है। गुप्ता जी, क्या सोचेंगे आप, क्या कोई तुलना बनती है दोनों के बीच में? पहले तो नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है आज, जो कि राजस्थान ही नहीं बल्कि समूचे देश की राजनीतिक व्यवस्था की तरफ और उसके सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों की तरफ इशारा करता है। मैं एक बात आपको कहने का प्रयास ये करूंगा कि नब्बे उदारवाद के बाद, विशेष रूप से 1991 के बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिला है। जब हम लोगों ने संविधान की बात की थी तो कहा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसमें हमने अधिकारों की बात की थी कि हमारे मूलभूत अधिकार हैं, हमारे मूलभूत कर्तव्य हैं, और जो भी हमको यानी गरीब तबके को, वंचित तबके को जो राज्य प्रदान करेगा वह एक अधिकार के तहत प्रदान करेगा। अनफॉर्चुनेटली नब्बे उदारवाद ने जनता के हिस्से को एक तो ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा लगने लगा है कि राज सत्ता अगर मुझे कुछ देती है तो वो एक दया है, भिक्षा है। और ये जो दया और भिक्षा की अवधारणा है राजनीति के अंदर, ये पवित्रता और अपवित्रता के उस पक्ष से जुड़ती है जो जाति के साथ में और धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसने राजनीति को इस वक्त न केवल प्रभावित किया है बल्कि राजनीति को मैं ये कहूं कि पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। इस संदर्भ के साथ में हमको दिया कुमारी जी का और प्रेमचंद बैरवा का एक विश्लेषण करने की जरूरत है। प्रेमचंद बैरवा उस समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि वंचित तबका है, जिसे सामाजिक आर्थिक हैसियत अगर मिल भी जाए फिर भी उसकी हैसियत को दया का पात्र बता करके प्रस्तुत किया जाता है कि ये चूंकि हमने आपको दिया, चाहे तो वो आरक्षण के माध्यम से दिया है, चाहे हमने आपको एक बड़ा लिबरल परिवेश दे दिया है, हमने टॉलरेंस निभाई है, इसके अंतर्गत आप डेवलप हुए हैं, इसको आपको अपने जेहन में रखने की जरूरत है पूरी तरह से। और इसलिए जब भी कभी निम्न जातियों के साथ में, अनुसूचित जनजातियों के साथ में, यहाँ गरीब और वंचित तबके के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जब बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि हमको ये सब कुछ मिला है, ये आपकी कृपा का फल है। मैं तो सेवक हूँ, मुझे जो कुछ दिया गया। अभी भी आपने अगर इन सभी साथियों के राजनीतिक वक्तव्य सुने हो जीतने के बाद में, तो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अपने परिश्रम से, अपने स्पेस से, मेरी अपनी जो हस्तक्षेप वाली भूमिका थी, मैं उसकी वजह से उभर करके आया हूँ। मुझे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के आशीर्वाद से यहाँ तक आने का मौका मिला है। ये जो आशीर्वाद वाली राजनीति चली है, इस आशीर्वाद वाली राजनीति में वंचित तबका दया का पात्र है, और इस राजनीति के अंदर जो कुछ वंचित तबके को दया के रूप में दिया जा रहा है,
ये उच्च जातियों के द्वारा दिया जा रहा है। इसलिए जब दिया कुमारी जी का उप मुख्यमंत्री पद पर वहां पर बैठना हुआ और प्रेमचंद बैरवा जी का बैठना हुआ, तो आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन देख सकते हैं। दिया कुमारी जी के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे, अनेक सारी जातियों के लोग थे, और उन सारी जातियों में वो लोग थे जो कि एक, जिसको हम कह सकते हैं राजस्थान के सामंती परिवेश में जो दबंग राजनीति की हैसियत रखते हैं। तो वहां पर दबंगों का बहुत बड़ा एक हिस्सा था जो उनके साथ जुड़ा हुआ था। जो वंचित तबके के लोग वहां जुड़े हुए थे, जो वहां गए थे, वो या तो इस दया के रूप में गए थे कि वो वहां पर सिर्फ अपनी एक प्रेजेंस दिखा करके ये देखा बता सके कि नहीं, इस दया के कारण उनका अपना राजनीतिक वजूद है। प्रेमचंद जी के साथ में इस तरह का कोई मजामा मैंने नहीं देखा। उनके अपने परिवार के लोग थे, उनके अपने जो वंचित तबके से जुड़े हुए लोग थे वो उनके इर्द गिर्द थे, और प्रेमचंद जी जिस तरह से वक्तव्य दे रहे थे उस वक्तव्य से ये लगता था कि वे इस पद पर पहुंच करके अपने आप को बहुत एक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनको कौन सी उपलब्धि हुई है जो किसी के कारण से हुई है, किसी की दया की वजह से हुई है। और इसका मतलब ये है कि वो दया और भक्ति के भाव से वही सब कुछ करेंगे जो कि उस तबके के द्वारा कहा जाएगा। राजस्थान की राजनीति में, और मैं तो कहूँगा भारतीय समाज की राजनीति में, ये एक नए तरह का सामंतवाद है। जो इस नए तरह के सामंतवाद में अगर कोई कुचला जा रहा है, हो सकता है अनटचेबिलिटी का जो पक्ष ना हो, लेकिन जो सोशल अनटचेबिलिटी है, क्योंकि राजस्थान के अंदर बैरवा समूह के अनेक लोगों को आज भी विभिन्न इलाकों के अंदर घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। उनके साथ में जिस तरह की एट्रोसिटीज होती हैं, वो एट्रोसिटीज कोई नई बात नहीं है। उनकी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उनके बच्चों के साथ में जिस तरह का एक बॉन्डेड लेबर वाला कंसेप्ट जुड़ जाता है, वह सब कुछ चीजें आज भी हैं। ये विकास और अल्प विकास, असमान विकास की ये जो राजनीति है, इस राजनीति में जाति, धर्म और सामंतवाद, इन तीन पक्षों की बड़ी गहरी उपस्थिति देखी जानी चाहिए। एक चीज और मैं, उसके बाद में आपसे अगले सवाल पर बात करूंगा। हिंदुस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में हम लोग ये मान करके चले थे कि लोकतंत्र, समानता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के आधार पर भारत की विकास की वाराखड़ी लिखी जाएगी, लेकिन वह सब कुछ छूट रहा है। समाजवाद आज एक बड़ा भूला हुआ शब्द बन गया है, यानी सामाजिक न्याय की बात नहीं हो सकती। जो वितरण है, साधन है, उनकी तार्किक वितरण की बात नहीं हो सकती। धर्मनिरपेक्षता एक गई वस्तु हो गई है, तो गया मूल्य हो गया है, क्योंकि अब धर्म पूरी तरह से राजनीतिक तंत्र पर आधारित है, सामंतवाद पूरी तरह से राजनीतिक तंत्र पर आधारित है। लोकतांत्रिक परिवेश में बोलने की जो आजादी है, उस बोलने की आजादी पर कहीं कुछ, क्योंकि उच्च जाति और निम्न जाति के मध्य में असमानता की खाई तब खत्म हो सकती है जब आप निम्न जाति को एट्रोसिटीज को व्यक्त करने के अवसर प्रदान करेंगे और उन्हें अनुमति देंगे कि वो उस एट्रोसिटीज के खिलाफ एक कोई सामूहिक एकता का भाव प्रस्तुत कर सकें। तो लोकतंत्र भी नहीं है, समाजवाद भी नहीं है, धर्मनिरपेक्षता भी नहीं है। अगर इन सारे मूल्यों का कहीं ना कहीं निषेध होता है या ये मूल्य बड़ी तेजी से नीचे गिरते हैं, तो भारतीय राजनीति के अंदर जो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य उभर रहा है, वह अंततः एक नए सामंतवादी राजनीति के अंदर होगा, जहां मैं यानी वंचित तबका दया की राजनीति के ऊपर आधारित होगा, दया पर आधारित होगा। मैं देख रहा हूं, मैं उन उदाहरणों की चर्चा नहीं कर रहा जहां मेरे को कुछ दिया जा रहा है तो ये कह करके दिया जा रहा है कि मैं दया कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर। ये जो एक धार्मिक परिदृश्य है, वो राजनीति के अंदर बहुत खतरनाक है नवीन जी, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसको चुनौती दिए जाने की जरूरत है। ये बहुत सही कहा आपने कि वंचित तबके को अगर बोलने का अधिकार दिया जाएगा एट्रोसिटी के ऊपर, तब शायद वो सुधार हो। मगर जिस तरह से तुलना दोनों की हुई है, और दिया कुमारी के पदभार ग्रहण के अंदर सारे भाजपा के बड़े नेता पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचे, केंद्रीय मंत्री पहुंचे, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे भी पहुंची, और
प्रेमचंद बेरवा के पदभार ग्रहण के अंदर सिर्फ उनके परिवार के लोग थे, भाजपा का कोई नेता नहीं था। उसके बाद ट्रोल होने शुरू हुए खुद प्रेमचंद बेरवा, पार्टी कहीं इसमें डिफेंस पे नहीं आई, डिफेंस में खुद प्रेमचंद बेरवा आए और उन्होंने सफाई दी, एट्रोसिटी की बात नहीं की, उन्होंने सफाई दी कि इस तरह की बातें मीडिया द्वारा फैलाई जा रही है, अनर्गल बातें, और इन पर ध्यान नहीं दें और आगे बढ़े थे। प्रेमचंद बेरवा खुद भी जो इसके शिकार हुए हैं वो बोलने को तैयार नहीं है। एक बात ये, दूसरी बात, दया के पात्र अगर हैं तो दया के पात्र जिस तरह से पद मिले हैं, तीनों को ही पद इसी तरह से मिले हैं। भजनलाल शर्मा को भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें भी पद मिल जाएगा, प्रेमचंद बेरवा को भी नहीं थी, शायद दिया कुमारी एक दावेदार जरूर समझी जा रही थी उन्हें कुछ पद मिल जाएगा। तो पद तो दया का पात्र बना के ही तीनों को दिए गए हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं कह रहा हूं ना कि एक जब कोई राजनीतिक दल नव्य सामंतवादी सोच के साथ अपने आप को स्थापित करता है और उसके अंदर धर्म का सवाल सर्वोपरि हो जाता है, जाति का सवाल सर्वोपरि हो जाता है, और धर्म और जाति किसी व्यक्तित्व को ईश्वरीय ताकत के समकक्ष बना देती है। मतलब डिवाइन फोर्सेस के रूप में जब राजनीतिक नेतृत्व को उभारा जाता है और उनको उनका अंधानुकरण करने वाले लोग उसको डिवाइन पावर के रूप में बार बार स्थापित करते चले जाते हैं, तो फिर हर जगह पर वही दया वही उभर करके आएगी। तो चाहे तो वो दया कुमारी जी के साथ हो, अब दया कुमारी जी के साथ में अगर दया का हिस्सा, दया का पात्र उनको बना देते, दिया कुमारी जी को दया का पात्र बना देते, तो उच्च जातियां जो अपने आप को उस डिवाइन फोर्स के नजदीक पाती हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक असंतोष का भाव उत्पन्न होता और वो कहते कि नहीं, चाहे वो ब्राह्मण हो, माफ कीजिएगा, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो वैश्य हो, ये जो उच्च जातियां हैं, ये उच्च जातियां अब अपने आप को न केवल सामाजिक आर्थिक ताकत के साथ जोड़ती हैं बल्कि ईश्वरीय ताकत के साथ भी जोड़ने लगी हैं, और इसलिए हर व्यक्ति को और हर देवी देवता के सामने समर्पण और उनसे आशीर्वाद ये लेने का भाव उनके अंदर पनपा है। जो निम्न जातियां और वंचित तबका है वो ईश्वरीय शक्ति के नजदीक नहीं है। अगर उनको कोई ईश्वरीय शक्ति दी जाती है तो वो इन उच्च और मध्यम जातियों के द्वारा दी जाती है। प्रेमचंद जी के अपने उस पूरे समारोह में ये लोग नहीं थे। अब प्रेमचंद जी, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि दया की राजनीति विकसित हुई है, तो वो अपने राजनीतिक दल की और राजनीतिक दल के अंदर जो दया करने वाला डिवाइन पावर वाला नेतृत्व है उसकी आलोचना नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो डिफेंड कर रहे हैं। ये तो एपरेंटली सबको देख रहा है। मीडिया हमारी एक इंडिपेंडेंट क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग वाली वॉइस है। अब क्योंकि ये सब चीजें उभर करके आ रही हैं और उनके पास में उस क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, वो उसका बचाव नहीं कर सकते, इसलिए अपने राजनीतिक दल के बचाव के लिए उनको ये अपने वक्तव्य देने की जरूरत है। लेकिन इसका एक संकेत जो नवीन जी मुझे मिल रहा है और जिसको लेकर के मैं सामाजिक कंसर्न महसूस कर रहा हूं, क्या प्रत्येक निर्णय जो वर्तमान राजसत्ता लेगी, और कहीं की भी हो, राजस्थान की राजसत्ता की बात कर लें, केंद्र की राजसत्ता की बात कर लें या अन्य की राजसत्ता की बात कर लें, क्या उसकी आलोचना और उसके साथ असहमति या उसका प्रतिरोध ये हमारी संस्कृति से बाहर कर दिया जाएगा। अगर ये संस्कृति से बाहर होता है तो मैंने पहले भी कहा, लोकतंत्र, समानता, न्याय, ये सारे मूल्य बाहर हो जाते हैं। मैं विधानसभा के अंदर कोई बात ना कहूं, मैं संसद में कोई बात ना कहूं, बाहर बात करूं मैं उन सारे मुद्दों को लेकर के, और उसके ऊपर जनता की अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है, जो आपने पहली बार बात कही और वो मैं उस बात को कहूं कि जनता को आप नागरिक बना रहे हैं या इस लोकतांत्रिक समाज में जनता को आप बड़ी तेजी से प्रजा में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मैं प्रजा हूं तो मैं आपका अनुकरण करूंगा, और जो आपका अनुकरण नहीं करेगा वह दंड का भागी बनेगा, तो या एक्सक्लूजन का भागी बनेगा, उसको आप समाज के दायरे से एक्सक्लूड कर देंगे।
उसको विकास के दायरे से आप एक्सक्लूड कर देंगे, उसकी भाषा को, उसकी जीवन शैली को, उसके वक्तव्यों को हर तरह से आप क्रिटिसाइज भी क्या, कंडेम करने की कोशिश करेंगे, और वह कंडेमनेशन इतने आक्रामक प्रोपेगेंडा के तहत होगा कि उसे अपने आप को डिफेंड करने का मौका भी नहीं मिलेगा, और वह आक्रामक प्रोपेगेंडा धीरे धीरे लोगों की चेतना का हिस्सा बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन सारे मूल्यों से डीमेमोराइज करने की कोशिश की जा रही है, और यह डीमेमोराइजेशन में धर्म, जाति और ये जो दया की राजनीति है और नए किस्म का सामंतवाद है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और मुझे उस भूमिका को स्वीकार करने के लिए विजिबल और इनविजिबल तरीके से बाध्य किया जा रहा है। सर, जैसा आपने बताया कि सामान्य वर्ग कहीं ना कहीं एक स्वाभाविक दावेदारी समझता है, वो हक की तरह बात कर रहा है। अगर हम इन्हीं नियुक्तियों की बात करें, मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों की, तो जो अपर कास्ट है वो मान के चल रही कि उसकी सत्ता में दावे हिस्सेदारी है और उसे उसका हक मिला है, और वंचित तबका जो है, अगर उसे हक मिला है तो कहीं दया का पात्र है, उसको कहीं ना कहीं अनुग्रहित किया गया है। तो आगे भी ये जो परीक्षा है, ये डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के लिए लगातार बनी रहेगी। नहीं, बिल्कुल बनी रहेगी। प्रेमचंद बैरवा जी की ही नहीं बनेगी, ये मुझे कई बार लगता है, क्योंकि देखिए उच्च जातियों के अंदर भी इंट्रा हायरार्कीज तो होती हैं, पर्सनैलिटीज में इंट्रा हायरार्कीज होती हैं। धार्मिक जो क्षेत्र है उसमें देवी देवताओं के बीच में भी तो हायरार्कीज डेवलप करने की कोशिश की गई है। वो मेल हायरार्कीज विजावी फीमेल हायरार्कीज के रूप में देखा जा सकता है। तो कई बार ये भी हो सकता है इस पूरे के पूरे राजनीतिक तंत्र के अंदर, क्योंकि अब नए लोग सामने आए हैं राज सत्ता के अंतर्गत, और उन नए लोगों को निर्देशित किए जाने के लिए बहुत सारे मेल हायरार्कीज के लोग बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में प्रेमचंद बैरवा जी को तो निर्देश जो मिलेंगे उनकी संख्या बहुत होगी, लेकिन निर्देशों की जो संख्या हो सकती है या निर्देश का दूसरे तरीके से पालन करवाने का जो आग्रह या बाध्यता हो सकती है, वो दिया कुमारी जी के ऊपर भी लागू हो सकती है। तो मेल विजावी फीमेल ये कैसे स्वरूप ग्रहण करेगा, और उच्च जाति विजावी निम्न जाति ये कैसे वहां पर राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होगी, इसका विश्लेषण बहुत माइन्यूटली से हम लोगों को करने की जरूरत है, ताकि हम देख सकें कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य भारतीय समाज को किस दिशा की तरफ ले जाएगा। एक आपने नव सामंतवाद शब्द का इस्तेमाल किया कि राजनीतिक व्यवस्था में नव सामंतवाद आया। इसको थोड़ा सा समझाइए कि क्या ये नव सामंतवाद आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या कहना है? हाँ, मैं नव्य सामंतवाद की तरफ देखिए, स्वाधीनता के कुछ समय के बाद में पृथ्वी पर्स की समाप्ति हो गई, और पृथ्वी पर्स की समाप्ति के साथ साथ राजा रानी महारानी जैसे शब्द थे उनका इस्तेमाल करना एक तरीके से हमारे अपने जो चिंतन था उस चिंतन से बाहर कर दिया गया। पर धीरे धीरे ये अपने आप को अपनी जातीय आइडेंटिटीज के साथ में और अपनी जो रॉयल फैमिलीज की आइडेंटिटीज थी उनसे अलग नहीं कर पाए। आज भी अगर आप देखें तो वही आइडेंटिटीज धीरे 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 उभर करके आती हैं। जो ब्राह्मणत्व है, उस ब्राह्मणत्व के अंदर जो पुरोहितवाद था, वह पुरोहितवाद आज सबसे ज्यादा चमकदार सितारा बनता चला जा रहा है। वो पुरोहितवाद का एक नया संदर्भ देखने को हमें मिल रहा है। मल्टी मिलियनर और डॉलर बिलियनर जैसे लोग जो जिसको आप नियो रिच कह रहे हैं, जिसको आप सुपर रिच कह रहे हैं, जिसने की कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म के साथ अपने आप को तो इसलिए जोड़ा हुआ है क्योंकि उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए जोड़ने को बाध्य कर रहे हैं ताकि मैं अपनी जो हार्ड अर्निंग्स हैं उन हार्ड अर्निंग्स के साथ बाजार में जाऊं और उनके लिए लाभ के स्रोत पैदा करूं, और मेरा अपना जो सेविंग है, मेरा अपना कंजम्पशन का पैटर्न है, उसका निर्धारण उन रूल्स रेगुलेशंस के साथ हो जिनको कि इन डॉलर बिलियनर ने, मल्टी डॉलर सुपर रिच ने और न्यू रिच ने और अब तो मार्केट सोसाइटी ने जो निर्धारित किया है। इनके जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स हैं
जो कि नव्य सामंतवाद की रचना करते हैं, नए राजा हैं। आप आज देखें नवीन जायसवाल जी, आपको बड़ा, और ये सब अब यथार्थ है हमारे सामने। हिंदुस्तान की, राजस्थान सहित हिंदुस्तान की विधानसभा में और हिंदुस्तान की लोकसभा में कितने करोड़पति और कितने अरबपति हैं। इन लोगों ने जिस तरह से अपनी संपत्ति का प्रस्तुतिकरण किया है, क्या वो वाकई एक्चुअल संपत्ति है? क्या वो बाजार की कीमतों से निर्धारित हो रही है, या इसमें ये कहा जा रहा है कि ये इनकी एंसेस्ट्रल है, या ये इनके द्वारा अर्थ की गई है? जिस तरह से इन लोग, ये जो एक नया धनाढ्य तबका आया है, नई तरह की कास्ट और रिलीजियस आइडेंटिटीज आई हैं, इन सब का पैटर्न वही है। सामंत जो था, सामंतवाद में एक चीज आती थी ना, सामंत के साथ सामने फ्री स्लेव था, वह स्वतंत्र दास होता था, वह श्रम तो करता था, लेकिन एक सामंत को छोड़ करके दूसरे सामंत के पास जा सकता था, लेकिन उसे इतना दबा दिया जाता था कि वह एक सामंत से दूसरे सामंत के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और यही स्लेवरी के बीच में और फ्यूडलिज्म के बीच में अंतर है। आज भी वही स्थिति पैदा कर दी गई है कि वो आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। वह एक स्थान से दूसरे स्थान को तब जाएगा जब एक जगह पर आप उसके अवसरों की समाप्ति कर देंगे, तब वो आपके पास आता। राजनीति में भी तो यही हो रहा है। मैं आपको अवसर दे रहा हूं अपने राजनीतिक दल में, क्योंकि मैं सत्ताधारी हूं, इसलिए जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उन विभिन्न राजनीतिक दलों से ये जो आवाजाही है, इस आवाजाही को आज हमने राजनीतिक जीवन का एक सामान्य तंत्र मान लिया। अब पहले की तरह आया राम और गया राम जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। अब तो लोग ये कहते हैं कि मैं अब समझा हूं कि इनका अपना राजनीतिक लक्ष्य क्या था, इनके उद्देश्य क्या थे, और ये विकास के मॉडल को कहां ले जा रहे हैं। और मैं इससे प्रभावित होकर के इस राजनीतिक दल में आ रहा हूं। ये जो एक नए पक्ष निकल करके आ रहे हैं, उसने राजनीति की, मैंने पहले भी कहा, राजनीति की पूरी परिभाषा ही बदल दी है, राजनीति की सारी अवधारणाएं बदल दी हैं। और ये अवधारणाओं का बदलना लोकतंत्र के लिए, और जो जिसको आप कहते थे ना एनलाइटनमेंट की पॉलिटिक्स, नव जागरण की राजनीति, उसके खिलाफ जा रहा है। और यही चलता रहा ना नवीन जी, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हो सकता है, मैं चाहता हूं कि समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में मेरी अपनी ये धारणाएं, मेरी अपनी अनुमान गलत साबित हो जाएं। अगर यही चलता रहा तो आप और मैं आने वाले 10-15 साल के अंदर एक लोकतांत्रिक राज्य की जगह एक अथॉरिटेरियन राज्य को उभरते हुए देखेंगे, जिस अथॉरिटेरियन राज्य में ये नव्य सामंतवादी सोच नए तरह की पक्षों को हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। और मैं एक नागरिक की स्थान पर प्रजा के रूप में आपके सामने दया की भीख मांगूंगा। और अगर आपका मन करेगा तो आप मुझे दया की भीख देंगे, और नहीं करेगा तो मुझे आप दया की भीख नहीं देंगे, मुझे आप बिल्कुल हाशिए पर डाल देंगे। और मेरे लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन के जो नियम है, वो नियम लागू हो जाएंगे। अगर मैं कर सकता हूं तो मैं बचूं, नहीं तो मेरे समाप्त होने पर किसी को कोई दुख नहीं होगा। यही मार्जिनलाइजेशन है, यही एक्सक्लूजन है, जो कि नव्य सामंतवाद भारतीय राजनीति के अंदर और भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में पैदा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव गुप्ता सर, 4PM राजस्थान से बात करने के लिए। नव सामंतवाद रूप ले रहा है राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। हालांकि लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि एक वंचित वर्ग और एक दबंग वर्ग या शासक वर्ग के बीच में आज अगर तुलना हो रही है तो वो लोकतंत्र के कारण ही हो रही है, आरक्षण प्रणाली के सिस्टम है उसके कारण ही शायद तुलना हो रही है। लेकिन उसके बावजूद परिस्थितियां बदलती नहीं दिख रही है। सामंतवाद अब नव सामंतवाद के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में फिर भी सामने आ रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे के अंदर? इस बारे पे आप जो भी सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर हमें बताइएगा, और 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।